गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के लिए। ठीक है, तो वो है बेसिकली क्लास 12th के लिए। तो ये वीडियो में अपने लोग क्या करेंगे, अपने लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट्स कम्प्लीटली चैप्टर कर लिया है ना। तो उसके बाद मैंने 3-4 दिनों का वेट करा है ताकि मेरे पास जो डाउट्स हैं बच्चों के वो मैं उसको क्लियरिफाई कर सकूँ। तो डाउट्स अच्छे खासे आ चुके हैं, तो मैंने सोचा था उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं क्यों ना एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ ताकि बाकियों का भी उसमें फायदा हो जाए। तो अब डाउट्स कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं बट हैं इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लायक हैं। तो मैं चाहूँगा आप सब अगर देख रहे हैं तो ये इसको एंड तक देखें। और हो सकता है आपका डाउट शुरू में ना आके एंड पे हो, तो ये मत सोचिएगा आपका डाउट नहीं होगा उसमें। तो अगर आपने मुझे डाउट भेजा होगा तो डेफिनेटली आपका डाउट इसमें आएगा। ठीक है, तो डाउट नंबर 1 वाज बाय समथिंग अ स्टूडेंट। उसने ये पूछा था कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनक्लोज्ड कंडक्टर के अंदर जीरो की होती है। ठीक है, अब कोई क्लोज्ड कंडक्टर है सपोज, है ना। उस इनक्लोज क्लोज कंडक्टर को आपने चार्ज दिया। अब होगा क्या, वो चार्ज उस क्लोज कंडक्टर के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई। तो सरफेस है तो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी। सोचिए कितनी तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब चार्ज नाम की कोई चीज अगर सरफेस के ऊपर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर दोनों तरफ होगी। ठीक, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, मतलब हर एक 360 डिग्री कवर करेगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जाहिर सी बात है। ठीक है, और जब 360 डिग्री कवर करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर आ रही है किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर होगी। हम कैसे कहते हैं ये जीरो है। तो उसी सेम टाइम पर ये भी ध्यान दीजिएगा, जब एक पार्ट इधर है उस पर्टिकुलर सरफेस का, तो उसके जस्ट अपोजिट एंड पे भी एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जो उतना ही चार्ज का कर रहा होगा, ऑक्यूपाई कर रहा होगा। क्योंकि चार्ज डेंसिटी लग रही है यहाँ पर इक्वल पार्ट में इक्वल एरिया। जब इक्वल पार्ट में इक्वल एरिया है तो उस पर्टिकुलर इक्वल पार्ट में इक्वल एरिया और इक्वली चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों तरफ से वो कैसी होगी, इक्वल और अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर अपोजिट एंड की वजह से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या हो जाती है, जीरो। इसी सेम टाइप का एक क्वेश्चन और आता है कि सरफेस के ऊपर अगर कोई चार्ज को अपने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस के ऊपर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होती है। ठीक, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। बट समझिएगा यहाँ पर कि अभी आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर डायरेक्शन में जाती है, 360 डिग्री कवर करेगी, बट एक प्लेन शीट के ऊपर आपका वो पर्टिकुलर चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों, तो समझिएगा यहाँ पर, अगर वो किसी एंगल पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर वो किसी एंगल पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इस चार्ज है और आगे भी एक चार्ज है, इसके पीछे भी एक चार्ज है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर होगी सरफेस के विद रिस्पेक्ट, तो आगे आने वाला चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कंपोनेंट होगा थीटा की वजह से बनने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ई cos थीटा। इस ई cos थीटा के एक्स को ये एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। अब भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब एक चार्ज आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मूव करना शुरू कर देता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सरफेस के ऊपर अगर एक जगह चार्ज है तो वहीं पर रहता है, वो मूव नहीं होता जब तक उसको कोई पोटेंशियल ना दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी अगर एंगल पर होगी तो ऑटोमेटिकली एक cos थीटा की वजह से ये चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, बट ये चार्ज मोशन में नहीं होता है, इसकी वेलोसिटी होती है जीरो। जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है ई cos थीटा नाम की। जब ई cos थीटा जीरो है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो जीरो नहीं होगी, वो जीरो क्या होगा, cos थीटा टर्म जीरो होगा। जब cos थीटा टर्म जीरो है तो इसका मतलब जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए थीटा 90 डिग्री के इक्वल। क्लियर है, ये आपका था दूसरा डाउट। ठीक है, फिर तीसरा डाउट आता है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उन पर आपका जो वर्क डन होता है वो जीरो क्यों होता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, आपका जो वर्क डन है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे वो जीरो क्यों होगा। ठीक, अब वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी करा हुआ है। कितना होता है, क्या होता है बेसिकली, वो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वो पर्टिकुलर चार्ज इसको अब मूव करवाती है। अगर ये कोई एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अगर आपने एक चार्ज क्यू नॉट को लेके जाना है तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो
उस चार्ज की वैल्यू पता हो तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। बट जब मैं कह रहा हूँ ये सरफेस ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वी की वैल्यू वी के बराबर है। जब वी की वैल्यू वी के बराबर है तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। जीरो इंटू एनीथिंग बिकम्स व्हाट, जीरो। तो ऑटोमेटिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे जो आपका वर्क डन होगा वो जीरो होता है। इसी के साथ जुड़ता हुआ एक और क्वेश्चन है कि why are electric field lines perpendicular to equipotential surfaces। जैसा आपने ये सॉल्व करा है जैसे, है ना, वैसे ही डिटो आपने सॉल्व करना है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का। यहाँ उसका तरीका एक और भी है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। होता है चार्ज को मूव करवाया डिस्टेंस एस तक, उसके ऊपर फोर्स लगा एफ, और किसी एंगल थीटा पे आपने वो फोर्स लगाया। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इसका मतलब एफ की जगह आपने क्या लगा देना है, क्यू ई एस कॉस थीटा। बट होता क्या है, होता यह है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब क्यू ई एस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक, क्यू ई एस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इसमें ना तो चार्ज की वैल्यू जीरो होती, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, ना डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू जीरो होगी। तो जीरो क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा जीरो होने का मतलब है थीटा क्या, 90। तो इसका मतलब इस टाइप से भी आप इसको समझा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये हो गया आपका डाउट नंबर 4। फिर आप अब अगला जो डाउट है वो है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अच्छे खासे बच्चों ने डाउट पूछा था कि सर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम दो जगह देख रहे हैं, एक सिंपल सिस्टम के लिए, चार्जेस के सिस्टम के लिए, और एक डाइपोल के लिए। ठीक, समझिएगा यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले तो। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सपोज आपके पास कोई चार्ज है Q1 नाम का, ठीक, और दूसरा कोई चार्ज है Q2 नाम का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है x नाम की। ठीक, आपने क्या लिया करा, एक तीसरा चार्ज लिया यहाँ पर Q3 नाम का। समझिएगा इस चीज को, Q3 नाम का आपने चार्ज लिया। ठीक है, अब ये Q3 चार्ज क्या करने वाला है, अब मैं कहता हूं दिस इज इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जस्ट इक्विलिब्रियम, मैंने ना स्टेबल यूज करा है ना अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम में बेसिकली ये होता है कि इस Q3 के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो है। इस Q3 के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, वो जीरो है, जिसकी वजह से अभी रेस्ट पर है। ठीक, जीरो कैसे हुआ भाई, Q1 भी लगा रहा होगा फोर्स, Q2 भी लगा रहा होगा फोर्स, तो फोर्स जीरो कैसे हुआ, तो भाई नेट फोर्स जीरो होगा। कैसे, Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स Q3 के ऊपर और Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स Q3 के ऊपर, दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे आर कैंसलिंग ईच अदर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो ये दीज थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, दे विल नॉट बी मूविंग, बट ये मोशन में आ सकते हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में भी आ सकते हैं, या अपने इक्विलिब्रियम को छोड़कर कहीं जा भी सकते हैं, या वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक, अब अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, मैं अलग से काम करता हूं, सपोज एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करते हुए मैं एक काम करता हूं Q3 के ऊपर, इसको मूव करता हूं। ठीक है, मैंने मूव करा इसको, मैंने मूव करा Q2 की तरफ। ठीक है, Q2 की तरफ मूव करा, एक डिस्टेंस dx कवर करवाया इसको, मैंने इतना डिस्टेंस कवर करवा दिया। इतना डिस्टेंस कवर करवाने के बाद मैं Q3 को यहां लेके आ गया, यहां जब लाया और मैंने इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। जब मैंने इसको रिलीज कर दिया, अब अगर ये Q3 वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, अगर ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां से इसको रिलीज करा, मतलब उसको लेके गया था, जिसके ऊपर काम करा था, तो इसका मतलब आपका वो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कैसा था, स्टेबल था। ठीक, बट अगर ये Q3 जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने मूव करवाया उसी डायरेक्शन में चलता जाए मेरे फोर्स को हटाने के बावजूद, तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम कैसा था, अनस्टेबल था। उसके ऊपर एक बार फोर्स लगाने का मतलब वो अपने इक्विलिब्रियम से हट जाएगा। तो ऐसे इस इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, Q3 को हटाया उसकी जगह से, और उसके बाद हटाने के बाद वो जो जिस पर्टिकुलर फोर्स से हटाया था वो फोर्स को भी हमने रिमूव कर दिया। तो चार्ज अगर अपनी जगह पर वापस आ जाता है तो नाम दिया जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर वो चार्ज उसी डायरेक्शन में जाता जाए जिसमें मैंने उसको मूव करवाया तो नाम दिया जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे देखता हूं, सपोज +2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज हो गया।
प्लस 4 माइक्रोकूलम का एक चार्ज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके मैंने एक चार्ज रख दिया समथिंग कोई +2 माइक्रोकूलम का सपोज। ठीक है, अब ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पे हैं। कहने का मतलब ये चार्ज अगर Q1 है, ये चार्ज अगर Q2 है और ये चार्ज अगर Q3 है, तो Q1 जाहिर सी बात है Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा रिपल्सिव, इसको अवे भेजना चाहेगा, तो फोर्स को नाम दे दिया मैंने F1। ठीक, अब ये जो Q3 है, ये Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा रिपल्सिव, दैट इज F3, तो वो भी होगा रिपल्सिव, तो वो इधर लेके आना चाहेगा। बट इस समय ये F1 और F3 क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, मैंने डिस्टेंस भी नाम दे देना इनको, डिस्टेंस इसको नाम दे दिया मैंने x और इसको नाम दे दिया मैंने y। तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोर्स F1 होगा उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 अपॉन x का स्क्वायर, और F2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 इंटू Q3 अपॉन y का स्क्वायर। ठीक भाई, मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, रीजन डाउट्स बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबी हो, आपके लिए बोरिंग हो, तो जितने मैक्सिमम डाउट्स होंगे मैं जल्दी जल्दी कवर करवाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, अब F1 की वैल्यू ये हो गई, F2 की वैल्यू ये हो गई। मैं चार्ज Q2 को जो मूव करवाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर Q3 को मूव करवाया, यहाँ आपका बीच में चार्ज कौन सा, Q2, मैंने Q2 को मूव करवाया, मैं लेके गया उसको +4 की तरफ। ठीक है, +4 की तरफ लेके जा रहा हूँ, +4 की तरफ जब मैं लेके जा रहा हूँ तो Q3 की वजह से Q2 के ऊपर का जो फोर्स होता है वो होता है F3। जब मैं उधर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या हो रही है, कम, y की वैल्यू कम हो रही है, तो आपका सॉरी ये F3 होगा, F3 क्या करेगा, बढ़ेगा, F3 क्या करेगा, बढ़ेगा। भाई चार्ज Q2 को मैं उधर लेके गया, y की वैल्यू कम हुई, y कम हो रहा है, F3 बढ़ रहा है। ठीक, सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होने वाला है, F3 बढ़ेगा, है ना, इस पॉइंट पर F3 जाहिर से मतलब बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू कम हो गई। उसी सेम टाइम पर मैं जब चार्ज Q2 को यहाँ पे जब लेके आया हूँ तो x की वैल्यू क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, x बढ़ेगा तो F1 की वैल्यू कम हो जाएगी, F1 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो आपकी पोजीशन है यहाँ पर F3 इज ग्रेटर देन F1, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो चार्ज को वापस कहाँ लाएगा, उसी इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, जो मैं काम कर रहा था लेके जा रहा था उधर, और मैंने जैसे ही फोर्स को अपने वाले को छोड़ा तो उसके बाद लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F3 माइनस F1, बट F3 किधर लग रहा था, इधर, तो चार्ज वापस आ जाएगा। तो अगर ऐसे एक पर्टिकुलर चार्जेस हुए तीनों के तीनों प्लस के या तीनों के तीनों माइनस के, तो कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर मैं यहीं पर कर देता हूं माइनस का साइन, ठीक, मैं माइनस का साइन जैसे कर दूंगा तो बेटा Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा तो ये बन जाता है F1, Q3 Q2 को अट्रैक्ट करेगा ये बन जाता है F3। अब कहानी जो है वो उल्टी हो जाती है, कहानी क्या हो जाएगी, उल्टी, क्यों, क्योंकि अब देखो मैं चार्ज को फिर से लेके उधर ही गया हूँ, एफ वाई डिक्रीज हुआ है, F3 बढ़ा ही है, बट F3 किधर की तरफ बढ़ा, उधर की तरफ बढ़ा। जब उधर की तरफ बढ़ा तो मैं भी उधर की तरफ ही लेके जा रहा था और F3 भी उधर ही लेके जाना चाह रहा है, तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, F3 की तरफ। अब चार्ज क्या करेगा, वापस नहीं आएगा। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या हुई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तीनों के तीनों चार्जेस प्लस के होंगे या तीनों के तीनों माइनस के होंगे। ठीक है, ऑल द चार्जेस शुड बी सिमिलर टाइप्स, मतलब सेम नेचर के होने चाहिए, ये होता है स्टेबल में। और अनस्टेबल में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये होगा अनस्टेबल के लिए, दिस इज फॉर अनस्टेबल। ठीक है, और ये हो गया स्टेबल के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। बट अगर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें डाइपोल के लिए, तो क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो डाइपोल रखा होता है -q और +q वाला, तो -q +q वाला जो एक डाइपोल है, ये डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना लेता है 0 डिग्री, क्या बना लेता है, 0 डिग्री, तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, बोलते जाना मेरे साथ साथ। और जब इनके बीच में एंगल बनता है 180 डिग्री, क्या बनता है, 180 डिग्री, तो होता है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। पी वेक्टर और ई वेक्टर, पी वेक्टर बोले तो डाइपोल मोमेंट और ई वेक्टर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पी और ई के बीच में जब एंगल बनता है 0 तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और पी और ई के बीच में जब एंगल बनता है 180 तो बनता है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले डाउट्स के साथ। तो अगला डाउट क्या था कि डस द पर्टिकुलर फ्लक्स डिपेंड अपॉन द एरिया। तो बड़ा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स इफ द रेडियस ऑफ द सरफेस इज डबल। ठीक। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल। ठीक है, दोनों में सिंपल एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है गॉसियन वर्ड का डिफरेंस। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन है उसमें वर्ड यूज हो गया है गॉसियन, तो जाहिर सी बात है उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू गॉस। ठीक है, अब गॉस के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर ये है कि गॉस ने जो फॉर्मूला बताया फ्लक्स का, उसका ही यूज करना है। ठीक है, वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स। अब भाई गॉस के अकॉर्डिंग तो एरिया का जिक्र हुआ ही नहीं है, और जब एरिया ही नहीं आ रहा हुआ उसके फॉर्मूले के अंदर, तो एरिया 2 गुना हो, 4 गुना हो, 8 गुना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका चार्ज नहीं चेंज होना चाहिए। उसके एनक्लोज्ड एरिया में जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करा गया है, उसका अगर चार्ज क्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो फ्लक्स एज इट इज आपका वही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें जस्ट गॉसियन वर्ड यूज नहीं होता है, तो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए डी एस कॉस थीटा। और इसको सिंपल भाषा में मैं क्या कह सकता हूँ, फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो उसमें एरिया कितना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, थीटा जो नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होता है वो पता होना चाहिए, और खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है उसके बारे में भी आपको पता हो, तो आप इजिली फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। और जो चेंज आता है वो एरिया में डालोगे तो चेंज फ्लक्स में भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंड करता है एरिया के ऊपर आपका फ्लक्स या नहीं करता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। वर्ड गॉसियन यूज हुआ है तो गॉस थ्योरम, नहीं यूज हुआ है तो सिंपल आपका बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन ने पूछा है कि सर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं हो रहे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये शुरू में आपके डाउट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आपके सामने टीचर नहीं है। ठीक है, जिसको आप उसी समय जब वो समझा रहा है उसी समय आप पूछ सको, तो ये दिक्कत आएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझाने की फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। होपफुली मैं नहीं कहता आएगा ही आएगा समझ में, कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है पहले तो वो देखिए, वो क्या है, E इज इक्वल टू माइनस का dv ओवर dr। ठीक, अब ऐसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके दो पॉइंट्स में कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो दो पॉइंट्स मैंने मान लिए, ये वाला हो गया ए पॉइंट, ये वाला हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया आपके पास सी पॉइंट। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब जब आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा डी आर नाम का। ठीक है, अब जब डी आर नाम का जो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा, इसको मैं नाम दे सकता हूँ वी ए पोटेंशियल, इसको मैंने नाम दे दिया वी बी पोटेंशियल। तो जब डिस्टेंस है, पोटेंशियल्स अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने कहाँ पुट करना है, डीवी में। डिस्टेंस कहाँ पुट करना है, डी आर में। तो ऑटोमेटिकली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। हाँ या ना, बिल्कुल। ठीक है, बट उसी सेम टाइम पर अगर वो पूछते हैं कि भाई बी और सी के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट वो बताइए, या पोटेंशियल डिफरेंस वो बताइए कितना है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, वो पढ़िए पहले। और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की के लिए जो आपके इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उनके बारे में जाइए, उनके बारे में देखिए। तो बेटा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखो, तो ये फॉर्मूला बनता है समथिंग E इज इक्वल टू माइनस का दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस वी ए माइनस वी सी अपॉन डिस्टेंस दैट इज व्हाट डी आर। तो बेटा इनके बीच में जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग का डिस्टेंस देखना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो नहीं है ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो डिस्टेंस डी आर क्या है, वो डिस्टेंस डी आर क्या है, जीरो। जब वो डिस्टेंस डी आर आपका जीरो है, जब मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप में वो वी ए माइनस वी सी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, जीरो। तो इसका मतलब वी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, वी सी। इसका मतलब ए और सी पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर है, जिसको मैं नाम दे सकता हूं दैट पर्टिकुलर सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ठीक है। अब जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हमें पूछा जाता है कि भाई बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, अब बच्चा बेसिकली क्या करना शुरू कर देता है, भाई वो तो जब डी आर डिस्टेंस दिखा वो तो क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज का यूज करना शुरू कर देगा, वो डी आर डिस्टेंस इसको कंसिडर करना शुरू कर देगा। बट ऐसा नहीं है, जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में था वही पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि हमें कंसिडर करना है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जबकि ए और सी पॉइंट आपके एक ही पोटेंशियल पर है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपका सी और बी में होगा, क्योंकि ए और सी दे आर ऑन द सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ इक्वियो पोटेंशियल के क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्वेश्चन है वो आपसे अब हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के जो क्वेश्चंस है उनको कैसे करना है। अब बड़ा कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर मैं आता हूँ डायरेक्टली। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस पे हैं सपोज आपके चार चार्जेस कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम, ठीक है, +5 माइक्रोकूलम, समथिंग कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये कह दिया जाता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट देम अपार्ट। भाई इनको अलग अलग करने के लिए काम कितना करना पड़ेगा, तो बस ये देखिए ना कि इनको होल्ड करने के लिए जितना काम लग रहा है उस उतना ही काम इनको अलग करने के लिए लगेगा। तो भाई होल्ड करने के लिए काम कितना लग रहा होगा, तो भाई चार्जेस को नाम दे दिया Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, होल्ड करने के लिए मतलब इनको बांधने के लिए, इनको टाइप करने के लिए कितना पर्टिकुलर वर्क डन लग रहा होगा। तो भाई इन सारे के सारे चार्जेस के बीच में लगने वाली जो पोटेंशियल एनर्जीज है, जो लगने वाली पोटेंशियल एनर्जीज है उनको आप काउंट करिए पहले, तो कितनी होंगी। तो भाई Q1 Q2 के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी, एक Q2 Q3 के बीच में दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, Q3 Q4 के बीच में तीसरी पोटेंशियल एनर्जी, Q1 Q4 के बीच में चौथी पोटेंशियल एनर्जी। चार तो ये हो गई। अब डायगोनली भी तो होगी, तो आपका यहाँ पर Q4 के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी, और Q1 और Q3 के बीच में जितनी भी पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी आप लीजिए और उनको ऐड अप कर दीजिए। तो दिया क्या होगा, स्क्वायर और उसकी सिंपल एक साइड दैट इज सपोज टू बी, मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन देख लिया कितने, पहला अमाउंट ऑफ वर्क डन W1, दूसरा W2, तीसरा W3, चौथा W4, पांचवा W5 और छठा W6। इन सारे के सारे वर्क डन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मैंने एक चीज पहले भी वीडियोस में बता रखी है पोटेंशियल वाले टॉपिक्स में कि अगर वर्क डन या पोटेंशियल आप निकालने जाते हो तो चार्ज के नेचर का वहां पर जिक्र करना है। कहने का मतलब चार्ज अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा, नो प्रॉब्लम, बट अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसके माइनस साइन को भी पुट करना है। ठीक है, तो W4 आ गया, W5 आ गया, फिर प्लस आ गया W6। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन बेसिकली उसका फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज Q1 Q2 अपॉन R, नॉट R स्क्वायर, नहीं तो वो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर W1 के लिए ये फॉर्मूला लगना था, तो Q1 Q2 की वैल्यूज को पुट करा, Q2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस को पुट करना है, अपॉन डिस्टेंस R, R कितना था 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सिमिलरली W2 निकालोगे, सिमिलरली W3, W4, W5, W6 सबको ऐड कर दोगे, तो कहीं आपके वर्क डन नेगेटिव के आएंगे, कहीं पॉजिटिव के आएंगे, सबको साइन के साथ ऐड करना है। माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन ही यूज करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट ही करना है, बट साइन बाहर प्लस का आएगा तो बाद में जब आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो तो माइनस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, तो फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा W का। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो उनको बाइंड अप कर रहा था उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन उनको सेपरेट या उनको अलग करने के लिए लगेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो समथिंग कुछ इस तरह से, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो और इम्पोर्टेंट है कि सर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। बड़ा सही क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बताइए। तो बेटा कभी ये सुना है क्या इंसुलेटर कंडक्टर बन सकता है? कभी नहीं सुना होगा, बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। इंसुलेटर काम कैसे करना शुरू कर देगा भाई, है ना। एक लकड़ी में से करंट कैसे दौड़ना शुरू कर देगा, रबर में से करंट कैसे दौड़ना शुरू कर देगा, बिल्कुल कर सकता है। आप कारपेट के ऊपर अगर चल रहे हो तो कारपेट से भी आपको शॉक लग सकता है, बट कंडीशन है उसके लिए। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक को बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा दो जिसकी रेंज होनी चाहिए 300 6 वोल्ट पर मीटर,
तो ऑटोमेटिकली वो डाइलेक्ट्रिक टूट जाएगा, अपने बॉन्ड्स तोड़ देगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, स्पार्क्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और वो कंडक्टर में बिहेव करना शुरू कर देगा। और जब वो कंडक्टर में बिहेव करना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। बट कंडीशन क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। तो ऐसा जब होता है डाइलेक्ट्रिक के साथ तो उस फिनोमिना को नाम दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आप सिंपली क्या कह सकते हो, अ कंडीशन इन विच अ इंसुलेटर और अ डाइलेक्ट्रिक बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इन मिलियंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जाए तो पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे, अब जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही अच्छे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। यार क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में काफी बार पूछा गया। ठीक है, तो समझिएगा इस चीज को। अब सपोज इनिशियल कंडीशंस में, इनिशियली, है ना, इनिशियली एक कैपेसिटर है, एयर फील्ड है, उनके बीच में क्या है, एयर, एयर फील्ड कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है ए, ठीक है, जिसके बीच में डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो उसकी अपनी कोई कैपेसिटेंस होगी तो उस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, तो इनिशियल कैपेसिटेंस को मैंने नाम दे दिया C1। इनिशियली उसके पास कोई चार्ज भी होगा, सपोज उसको नाम दे दिया Q1 और फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CB, तो Q1 इज इक्वल टू C1V1। ठीक है, पहली चीज, फिर दूसरी चीज, तीसरी चीज, पोटेंशियल V1 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Q1 अपॉन C1। ठीक है, चौथी चीज, जो एनर्जी का फॉर्मूला वो भी अपने लोगों ने डिराइव करा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी इनिशियली U1 इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो मैंने ये इनिशियल कंडीशंस यहाँ पर ले ली। ठीक है, अब फाइनली क्या हो सकता है, अब भाई जब ये कैपेसिटर के पास चार्ज है तो भाई उसको चार्ज दिया गया था, उसके पास बैटरी कनेक्टेड थी इनिशियली, इसका मतलब यही हुआ। तो इनिशियली क्या थी, बैटरी कनेक्टेड, एक तो ये चीज लिखी, बैटरी कनेक्टेड। ठीक है, ये इनिशियली थी कनेक्टेड जिसकी वजह से पोटेंशियल आया, जिसकी वजह से चार्ज आया। फाइनली दो कंडीशंस अराइज होती है। दो कंडीशन कौन कौन सी, बैटरी डिस्कनेक्टेड, ठीक, बैटरी डिस्कनेक्टेड और साथ में साथ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड या डाइलेक्ट्रिक फील्ड। पहली कंडीशन तो ये, ठीक है, और दूसरी कंडीशन, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को भी भर दिया और बैटरी को भी निकाल दिया। ठीक है, ये दो कंडीशंस आती हैं आपके पास। अब मैं दोनों को सॉल्व कर पाऊंगा यहाँ पर वन बाय वन। अब पहली चीज आप देखेंगे, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब पोटेंशियल इज नो मोर नाउ, हमने पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करवाया। ठीक, अब जितना चार्ज बैटरी को बैटरी ने देना था कैपेसिटर को उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब बैटरी डिस्कनेक्टेड के केस में जो चार्ज इनिशियली था वही रहेगा फाइनली, दैट इज Q2 विल बी इक्वल टू व्हाट, Q1। कौन दे रहा था चार्ज, कैपेसिटर को बैटरी दे रही थी, बैटरी को निकाल दिया तो जितना चार्ज आना था वो आ चुका है, अब और चार्ज नहीं आ सकता। क्लियर है, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो Q2 विल बी इक्वल टू व्हाट, Q1। तो आपका जो पर्टिकुलर चार्ज पहले था वही अब रहेगा। साथ में साथ दूसरी चीज क्या कर दी गई, दूसरी चीज कर दी गई, डाइलेक्ट्रिक को भर दिया। जब डाइलेक्ट्रिक को भरेंगे इसके अंदर, जब मैं डाइलेक्ट्रिक को भरूंगा तो प्रॉपर्टीज किसकी चेंज होती है, तो भाई कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। पहले एयर था तो एप्सिलॉन नॉट, अब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए, तो फॉर्मूला बन जाना चाहिए C2 इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी होगा वो के ले लिया गया। तो यहाँ पर आपके पास इनिशियली कैपेसिटेंस क्या थी, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो दैट इज आपकी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है पहले से जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को भरते हो। ठीक, कैपेसिटेंस का चेंज पता चल गया, चार्ज में चेंज पता चल गया, चार्ज में एक्चुअली कोई चेंज था ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली अब मैं पोटेंशियल का भी चेंज पता कर सकता हूँ। तो V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2।
ठीक। अब V2 इज इक्वल टू Q2, Q2 क्या है, Q1 के ही बराबर है। ठीक है, C2 क्या है, K C1 के बराबर है। तो आपको क्या दिख रहा है, Q1 अपॉन C1। तो भाई Q1 अपॉन C1 तो V1 है, तो इसका मतलब V2 क्या हो गया, V2 पहले से 1/K टाइम्स हो गया किसके, V1 के। तो आपका जो पोटेंशियल है, जब मैं बैटरी को उतार देता हूं और डाइलेक्ट्रिक को भर देता हूं, उस केस में पोटेंशियल K टाइम्स पहले से कम हो जाएगा। ठीक है। चौथी चीज आ गई आपके पास एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर U2 इज इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है। अब C2 की वैल्यू क्या थी, C2 की वैल्यू थी K टाइम्स ऑफ C1, और V2 की वैल्यू क्या थी, V2 की वैल्यू थी 1/K टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये के, ये 1/K का होल स्क्वायर, तो नीचे के स्क्वायर ऊपर के, तो K अपॉन के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी चीज क्या है, हाफ C1V1 स्क्वायर। तो हाफ C1V1 स्क्वायर तो क्या था, U1। तो U2 की वैल्यू क्या हो जाती है, U2 विल बी इक्वल टू 1/K इंटू हाफ C1V1 स्क्वायर। तो हाफ C1V1 स्क्वायर था, U1 था, तो U2 की इज इक्वल टू 1/K टाइम्स ऑफ U1। तो एनर्जी भी आपकी पहले से क्या हो गई, एनर्जी भी K टाइम्स कम हो गई। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एयर फील्ड था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाएगा तो E2 विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो हो गया E1, तो E2 विल बी इक्वल टू 1/K टाइम्स ऑफ E1। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आपके जो तीन फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहा है। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी। ठीक है। अब बात करते हैं बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक फील्ड का केस। ठीक है। इसमें क्या होता है, बैटरी जब कनेक्टेड है तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल पहले था, बैटरी अब उतने पोटेंशियल दे रही होगी, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल विल नॉट बी चेंज। तो पोटेंशियल जो इनिशियली था वही अब रहेगा, दैट इज V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, V1। अब जब V2 V1 के बराबर है, वो आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी चीज क्या आती है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कौन सी चीज में चेंज आएगा, वही कैपेसिटेंस। तो C2 विल बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वही आपका C1 आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस की टाइम्स बढ़नी है, डाइलेक्ट्रिक वगैरह बढ़ोगे। ठीक है। अगली बात करते हैं, पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। अब बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज में Q2 इज इक्वल टू C2V2। तो C2 की तो वैल्यू हो गई KC1, V2 वही V1 के बराबर। तो साफ दिख रहा है C1 V1 जो है वो किसके बराबर है, Q1 के। तो चार्ज पहले से क्या होगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आप कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हो कैपेसिटर की, तो चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, तो चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है। तो चार्ज भी बढ़ गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू आपका हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकते हो, या फिर हाफ QV लगाइए। ठीक है। तो हाफ QV में जो Q है, Q की वैल्यू है K टाइम्स। तो U2 इज इक्वल टू हाफ Q2V2। U2 इज इक्वल टू हाफ Q2 की जगह K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू V2 की जगह V1। तो U2 इज इक्वल टू K बाहर आ गया, बचा गया हाफ Q1V1। तो भाई हाफ Q1V1 क्या है, इनिशियल एनर्जी। तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, K टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, चार्ज भी बढ़ गया, एनर्जी भी बढ़ गई, कैपेसिटेंस ऑलरेडी बढ़ी हुई थी। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज, जैसे पिछले केस में था ऐसे ही रहेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए भी। ठीक है। फिर लास्ट में आता है कि एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ्स के ऊपर, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो ये जरूर करने हैं, अगर आप लोगों को आसान लगे तो वेल एंड गुड, बट अगर टफ लग रहे हैं तो प्लीज ये करें, जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा करें। कि ग्राफ्स किसके बीच में, चार्ज और पोटेंशियल के बीच में। ये सपोज दो लाइनें हैं, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द टू कैपेसिटेंसेस इज मोर, C1 और C2। तो दो लाइनें कुछ ऐसी अगर बना दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो आपको सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला किसका, कैपेसिटेंस का, किन के टर्म्स में, चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो भाई आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरह से, परपेंडिकुलर लाइन। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के विद रिस्पेक्ट आप ध्यान से देखिए, इसी सेम पोटेंशियल पर इसका जो, इस कैपेसिटेंस C2 का जो चार्ज है वो है Q2। ठीक है। और इसी सेम पोटेंशियल पर जो कैपेसिटेंस C1 का चार्ज है वो है Q1। तो भाई जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा।
तो आपने सिंपल ये लिखना है कि सिंस Q1 is greater than Q2 and Q is directly proportional to C, therefore C1 will be greater than C2। तो सिंपल सी बात है, ऐसे ग्राफ्स को आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आप स्लोप का मेथड भी ले सकते हो कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वो पर्टिकुलर वैल्यू कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। फिर भी अगर किसी का रह गया तो आप प्लीज पर्सनली मुझे भेजिए, मैं हर पॉसिबिलिटी के साथ वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।